हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारी बुनियाद सीरीज़ है, जहाँ पर हम फाउंडेशन क्लासेस ले रहे हैं फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि आपका IBPS AFO है, FCI AGM है, जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी आपका सिलेबस का पार्ट होता है और बहुत सारे लोग उस पार्ट को या तो स्किप करके जाते हैं या फिर उसको रट्टाफाई करके जाते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता है। ये बुनियाद क्लासेस में इसीलिए कंसेप्ट प्लस MCQ क्लासेस लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं आपको पहले कंसेप्ट्स जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको समझाऊंगी और फिर उसी से रिलेटेड MCQs जो है यहाँ पर मैं करवाऊंगी। आज हम यहाँ अपनी आई थिंक 8th क्लास में है। टोटल आपकी ये 10 क्लासेस हैं। ये 10 क्लासेस आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ रहेंगी, अदर देन ICR प्लांट साइंसेज और ASRB नेट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि जहाँ पर भी आपका एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी एक पार्ट है, वहाँ पर इतना ही बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। सो क्लासेस को पूरा देखिएगा, पूरी सीरीज ज़रूर देखिएगा। दीज क्लासेस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। हम जो है क्लास को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री। आपको करना क्या है, आपको गूगल प्ले पर जाना है और अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, या फिर आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं विच इज गिवन इन योर चैट बॉक्स, और जो है अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक हमारा है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन एंड DNA लाइब्रेरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिछली ही क्लास में मॉलिक्यूलर मार्कर्स पढ़े थे। मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं? जेनेटिक्स में, DNA में कोई ऐसी जगह होती है जिनको हम मार्क कर लेते हैं, जिनकी हेल्प से हम जीन को पहचान पाते हैं कि वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है। ऐसे मार्कर्स को हम मार्कर्स कहते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स कहते हैं। अब उन मार्कर्स की मदद से कैसे हम एफिशिएंट सिलेक्शन कर सकते हैं, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। साथ साथ DNA लाइब्रेरी क्या होता है, ये कंसेप्ट को हम समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन की सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो द फुल फॉर्म ऑफ मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो मैं बोल चुकी हूँ, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं MAS। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जहां पर हम मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिर DNA मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी ट्रेट के सिलेक्शन के लिए, जीन सिलेक्शन के लिए, हम डायरेक्टली उस ट्रेट की जीन को सेलेक्ट ना करके हम उस मार्कर को सेलेक्ट करते हैं। मार्कर के साथ जीन अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि जीन और मार्कर लिंक्ड है। ठीक है, एक साथ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। असिस्ट मतलब वो हमें असिस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है? तो सबसे पहले मान लीजिए आपने एक P1 प्लांट लिया जो कि ससेप्टिबल है, दूसरा P2 प्लांट लिया जो कि रेजिस्टेंट है। P1 और P2 प्लांट का आपने क्रॉस करवाया, F1 हाइब्रिड बना। F1 हाइब्रिड में हम कभी भी कोई सिलेक्शन नहीं करते, चाहे वो मॉलिक्यूलर सिलेक्शन हो और चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल सिलेक्शन हो। क्यों नहीं करते हम F1 में सिलेक्शन? क्योंकि F1 में सारे प्लांट सेम होते हैं। जहाँ पर सारे प्लांट सेम है, वेरिएशन है ही नहीं, वहाँ हम सेलेक्ट क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम F2 में आते हैं, सेग्रीगेटिंग जनरेशन में आते हैं। सेग्रीगेटिंग जनरेशन में आपके जो प्लांट्स हैं, इनमें हम ये देखते हैं किस प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंट जीन आया है और किस प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस जीन नहीं आया है। उसके लिए हर प्लांट से हम DNA लेते हैं, उसकी जीनोटाइपिंग करते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर उस पर रन करते हैं, फिर उस पर एग्रोस जेल चलाते हैं और जीन की एब्सेंस और प्रेजेंस को देखते हैं। अब इस प्रोसेस को एक बार मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए वी हैव 4 प्लांट्स। ठीक है, या फिर कह लेते 3 ही प्लांट है, चले। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है? 3 ही प्लांट है। एक प्लांट का जीनोटाइप है रेजिस्टेंट जीन, होमोजाइगस नेचर में है। एक प्लांट का जीन रेजिस्टेंट जीन जो है हेट्रोजाइगस नेचर में है, और एक प्लांट का रेजिस्टेंट जीन रिसेसिव नेचर में। अब ये मैंने आपको लिख दिया, बट एक्चुअली आपको ये नहीं पता है कि किस प्लांट में कैसा जीन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस प्लांट से आपने DNA एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, इस प्लांट से भी आपने DNA एक्सट्रैक्ट किया।
और इस प्लांट से भी आपने क्या किया, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, सबके डीएनए आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए, डीएनए आइसोलेशन मेथड का इस्तेमाल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस डीएनए से उस जीन को एम्पलीफाई करेंगे जो कि रेजिस्टेंट जीन होगी। ठीक है, तो उस जीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये आपका डीएनए है, राइट। ये डीएनए आपका यहाँ से यहाँ तक आर जीन कैरी करता है, ये आपकी आर जीन है। ठीक है, अब इस आर जीन के पास यहाँ पर एक मार्कर 1 जो है मिला है। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि ये मार्कर 1 जो है ये रेजिस्टेंट जीन के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस डीएनए पर क्या करेंगे, पीसीआर चलाएंगे। ठीक है, इस डीएनए पर हमने क्या किया, सब में पीसीआर चलाया। उस पीसीआर में मार्कर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, M1 मार्कर का इस्तेमाल करेंगे सभी में। ठीक है, यानी कि पीसीआर कैसे काम करता है, डीनेचुरेशन होगी, एनीलिंग होगी, यानी कि M1 जिसमें होगा उसमें M1 अनील करेगा, जुड़ेगा और उस आर जीन को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर इससे आर जीन एम्पलीफाई हो रही है, यानी कि आर जीन की बहुत सारी कॉपीज बन सकती हैं। ठीक है, पीसीआर कैसे काम करता है मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर मेरी क्लास आप यहीं से ज्वाइन कर रहे हैं तो पीछे जाकर पीसीआर और इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्लास जरूर देखें। ठीक है, हो गया। अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाया। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 3 सैंपल हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 सैंपल हैं, इसके पास दोनों रेजिस्टेंट जीन होती हैं, तो इसका बैंड यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसके पास एक रेजिस्टेंट जीन होती है कैपिटल और एक होती है स्मॉल, यानी कि हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है, और इस प्लांट के पास सिर्फ स्मॉल वाली होती है, कैपिटल वाली नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक बैंड बन रहा है, मतलब स्मॉल आर है। यहाँ पर एक बैंड बन रहा है, मतलब कैपिटल आर है। यहाँ पर एक 2 बैंड बन रहे हैं, तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है, यानी कि हेट्रोजाइगस है। ठीक है, अब आप यूँ कहेंगे कि मैम ये बैंड देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि यही कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। हो सकता है ये कैपिटल आर हो और ये स्मॉल आर हो, बिल्कुल सही बात है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पर इन प्लांट्स में एक मॉर्फोलॉजिकल डाटा भी लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इस प्लांट में कोई डिजीज नहीं है, इन दोनों प्लांट में, और इस प्लांट के ऊपर डिजीजेस हैं। इस प्लांट के ऊपर हमें डिजीज दिखाई दे रही है, इन प्लांट्स के ऊपर हमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये तो हम मान के चलेंगे ना, इनके पास डिजीज नहीं है तो इनके पास रेजिस्टेंट जीन है, और रेजिस्टेंट जीन है इसलिए दोनों में यहाँ पर बैंड भी बन रहा है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल डाटा जो है वो जेनेटिकल डाटा के साथ अलाइन है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा होता कि इन दोनों में डिजीज नहीं दिख रही है और रेजिस्टेंट जीन इसमें दिखाई देता अकेले में, तो नहीं समझ आता हमें कि अरे ये क्या हो गया, है ना। तो इस तरीके के डाटा भी हमें मिलते हैं जहाँ मॉर्फोलॉजिकल डाटा अलग दिखा रहा है और जेनेटिक्स डाटा अलग दिखा रहा है। ऐसे में हम मान के चलते कि हमने मॉर्फोलॉजिकल डाटा गलत लिया और उस एक्सपेरिमेंट को हमें दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ मुझे पता चल गया कि मेरे इस प्लांट के पास कैपिटल आर है, ये हेट्रोजाइगस है, ये रिसेसिव है। मैं सिलेक्शन किसका करूंगी, सिलेक्शन में इसका करूंगी। क्या मैंने डायरेक्टली आर जीन के लिए सिलेक्शन किया, नहीं, मैंने जिसमें M1 मार्कर था उसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता है M1 मार्कर आर जीन के साथ लिंक्ड है, तो वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। इसको क्यों नहीं किया, ये भी तो रेजिस्टेंट है, बिल्कुल ये रेजिस्टेंट है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और इसको F2 जनरेशन से F3 जनरेशन में लेके जाती हूँ, तो ये फिर से सेग्रीगेट कर जाएगा, इसमें फिर से कुछ रेजिस्टेंट और कुछ ससेप्टिबल प्लांट्स नजर आएंगे। तो सेग्रीगेशन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारी क्रॉप इंप्रूवमेंट हो। अगर हमें पहले से पता चल गया कि हेट्रोजाइगस है तो ऐसे प्लांट्स को हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मार्कर का एक काम क्या है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मार्कर क्वांटिटेटिव, ये आपके मोनोजेनिक ट्रेट्स के लिए होता है। मोनोजेनिक ट्रेट का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे ट्रेट जो एक ही जीन से गवर्न है, क्योंकि एक जीन ट्रांसफर करना काफ़ी आसान होता है। दूसरा, यहाँ मॉलिक्यूलर मार्कर जो है हमें क्या हेल्प कर रहा है, हेट्रोजाइगोट प्लांट को पहचानने में
हेल्प कर रहा है, ताकि हम उसे सेलेक्ट ना करें, आगे सेग्रीगेशन ना हो, और जो काम मैं 5 या 6 जनरेशन में सिलेक्शन कर करके करने वाली थी वो एक ही जनरेशन में हो जाएगा। तीसरा, मुझे इस पौधे का बड़ा होने का वेट नहीं करना पड़ेगा, कब ये बड़ा होगा, कब ये डिजीज रेजिस्टेंस दिखाएगा, कब ये हार्वेस्ट होगा, है ना। मैं इसमें जब 3 पत्तियां भी आ गई हैं तब भी मैं इसका एक पत्ती से सैंपल लेके डीएनए रन कर सकती हूँ, डीएनए लेके उस पर मार्कर रन कर सकती हूँ। मुझे मतलब छोटी स्टेज में ही पता हो जाएगा, है ना। अगर माँ बाप को पता हो छोटी स्टेज में ही कि कौन सा बच्चा मेरे बुढ़ापे में सेवा करने वाला है, तो वो सारे बच्चों पे सेम एनर्जी कभी नहीं लगाएंगे, वो उसी बच्चे पर लगाएंगे कि यही सेवा करेगा, बाकी तो यूं ही है, ठीक है। तो ऐसे हमें जब पहले पता चल जाएगा कि ये प्लांट हमारा जो है रेजिस्टेंट प्लांट होने वाला है, तो हम उसी को रखेंगे, बाकी सब पे अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेंगे, तो रिसोर्सेज बचाएगा। अर्ली जनरेशन में हमें जो है डिटेक्शन मिल जाती है, और पूरा प्लांट को हार्वेस्टिंग तक भी वेट नहीं करना पड़ता है। मोनोजेनिक ट्रेट के लिए काफ़ी इजी हो जाता है ये काम करना। सिलेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एक तो आप सिर्फ देख कर तुक्का लगा रहे हो, एक आप जेनेटिक्स के बेसिस पर सिलेक्शन कर रहे हैं, तो सिलेक्शन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्यों कहते हैं? मार्कर मतलब जो जीन के साथ लिंक्ड है। हम मार्कर का सिलेक्शन करते हैं, जीन अपने आप सेलेक्ट होता है। मार्कर के काफ़ी सारे टाइप हो सकते हैं, ये RFLP हो सकता है, RAPD हो सकता है, SSR हो सकता है, ये SNP हो सकता है, ये AFLP भी हो सकता है, ठीक है। वो कोई भी मार्कर हो सकता है यहाँ पर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए, इसलिए मैंने उसका नाम M1 रखा है, यानी कि एनी मार्कर कैन बी देयर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको जैसे 3 प्लांट में बताया, एक्चुअली फील्ड में आप ये हजारों प्लांट्स में करते हैं, ठीक है। तो अब हम कब मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहले जो आपके ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्लांट में लेट दिखाई देते हैं। देखिए, पपीता के जो प्लांट होते हैं वो मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक ऑर्किड लगा रही हूँ और मैंने सारे मेल प्लांट लगा दिए, तो क्या मुझे कोई फ्रूट मिलेगा? कभी नहीं। मैं इंतजार ही करती रह जाऊंगी सालों साल कब इन पेड़ों पर फ्रूट लगेगा, लेकिन उन पेड़ों पर कभी फ्रूट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो मेल प्लांट्स लगाए, मेल प्लांट्स पर फ्रूट नहीं लगते हैं। तो फिर इसका हम क्या इलाज निकाल सकते हैं? अर्ली स्टेज पर ही हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लांट मेल है, कौन सा फीमेल है, ताकि आप सही रेशियो में उनकी प्लांटेशन करें और अच्छी पैदावार आपको मिले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको उसके फूल आने तक वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। यानी कि जो ट्रेट लेट आने वाले हैं उनका अर्ली डिटेक्शन हो सकता है मास सिलेक्शन की वजह से, ठीक है। टारगेट जीन जो है ना, अगर कोई टारगेट जीन रिसेसिव नेचर में एक्सप्रेस हो रही है, वो जब रिसेसिव होमोजाइगस होती है तभी अपना काम कर पाती है, उसको आइडेंटिफाई हम सिर्फ मार्कर की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। एक्सप्रेशन जो है काफ़ी हद तक पर्यावरण पर, एनवायरमेंट पर डिपेंड होता है। हालांकि डीएनए नहीं होता है, तो डीएनए से जो हम सिलेक्शन करते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होता है, ठीक है। और ऐसे ट्रेट जिनकी लो हेरिटेबिलिटी होती है, जो माँ बाप से बच्चों में कम ट्रांसफर होते हैं, ऐसे ट्रेट को हम मार्कर्स की मदद से एफिशिएंटली सेलेक्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस में हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का यूज करते हैं। एक नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है डीएनए लाइब्रेरी। डीएनए लाइब्रेरी क्या होती है? जैसे आपकी किताबों की लाइब्रेरी होती है, क्या होता है किताबों की लाइब्रेरी में? बहुत सारी बुक्स अरेंज होती हैं और उनका एक सिस्टम होता है। भाई, सोशल साइंस की बुक्स यहाँ मिलेंगी, मैथ्स की बुक यहाँ मिलेंगी, इंग्लिश की बुक यहाँ मिलेंगी, है ना। उसमें भी फर्स्ट स्टैंडर्ड की यहाँ पर मिलेगी, सेकंड स्टैंडर्ड की यहाँ पर मिलेगी, फाइनल ईयर स्टूडेंट की यहाँ पर मिलेगी। तो ये पूरा जो है ये एक आपकी लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा है जिसमें बहुत सारा कंटेंट है। ऐसे ही डीएनए लाइब्रेरी होती है। डीएनए लाइब्रेरी में डीएनए होता है और उस डीएनए को हम छोटी छोटी जगहों पर अरेंज करते हैं, ठीक है। अब ये डीएनए लाइब्रेरी कैसे बनाई जाती है और इसके जेनेटिक्स में क्या क्या यूजेस होते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम कोई भी डीएनए लाइब्रेरी बना सकते हैं। अगेन, जो हमारी डीएनए लाइब्रेरी होती है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। डीएनए लाइब्रेरी इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन से होते हैं वो 2 टाइप्स? एक होती है जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी, और एक होती है cDNA लाइब्रेरी, ठीक है। जीनोमिक लाइब्रेरी में पूरा जीनोम होता है,
पूरा का पूरा जीनोम। मतलब कैसे कि आपने मेरे सेल से डीएनए निकाला, ये वो डीएनए जो मेरे सेल से आपने निकाला पूरा डीएनए है, कुछ भी इसमें से हमने छोड़ा नहीं है। मेरे एक सेल से जितना डीएनए मिला आपने सब लिया, ठीक है। अब इस डीएनए को हम पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं ताकि ये छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में बट जाए, ठीक है। इस तरीके से हमारा डीएनए जो है वो छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में बट गया। अब इस डीएनए को हम क्या करते हैं, इस डीएनए को हम वेक्टर्स में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के टाइम पर आपको बता चुकी हूँ। ये क्या बन गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए, यानी कि आपके पूरे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करके हमने अलग अलग वेक्टर में उनको डाल दिया है, ठीक है। और अलग अलग वेक्टर को अलग अलग बैक्टीरिया में डाल दिया है, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया के पास हमारी पहली सेगमेंट है, ऐसे दूसरा बैक्टीरिया होगा उसके पास हमारी दूसरी सेगमेंट होगी, तीसरा बैक्टीरिया होगा उसके पास हमारी तीसरी सेगमेंट होगी। तो ऐसे हमने पेट्री प्लेट में इन बैक्टीरिया को कल्चर करके लाइब्रेरी में रखा हुआ है, लैबोरेटरी में रखा हुआ है। जब मुझे पता है कि ये वाली प्लेट्स में पहली डीएनए फ्रेगमेंट मिलती है, ये वाली प्लेट्स में दूसरी डीएनए फ्रेगमेंट मिलती है, इसमें तीसरी मिलती है, इसमें चौथी मिलती है, इसमें पांचवी मिलती है, ऐसे पूरी लाइब्रेरी वहाँ पर क्रिएट की हुई है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी, जिसमें पूरा का पूरा डीएनए अलग अलग टुकड़ों में बांट के अलग अलग वेक्टर में डाल के अलग अलग बैक्टीरिया में डाल के हमने रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। सेकेंड इज सी डीएनए लाइब्रेरी। सी डीएनए लाइब्रेरी को हम कॉपी डीएनए भी कहते हैं, ठीक है, कॉपी डीएनए भी कहते हैं। तो सी डीएनए लाइब्रेरी में क्या अलग है, तो देखिए इसमें पहले आपका डीएनए लिया गया, आपका नहीं लिया गया, वैसे जनरली बता रही हूँ, चलिए डीएनए लिया गया, ठीक है। डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, ठीक है। अब इस एमआरएनए से अगर हम डीएनए की लाइब्रेरी बनाएं तो उसे सी डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। तो जीनोमिक लाइब्रेरी में आपका जो जीनोमिक डीएनए है उसी को इस्तेमाल करके लाइब्रेरी बनाई जाती है। यहाँ पर आपके डीएनए को यूज़ करके ये लाइब्रेरी नहीं बनाई जाती, ये एमआरएनए को यूज़ करके बनाई जाती है। तो सबसे पहला अंतर तो यही है कि इसमें जीनोमिक डीएनए का इस्तेमाल होता है, इसमें एमआरएनए का इस्तेमाल होता है। अब और चीज़ें समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो डीएनए है जो आपके सेल में है, राइट, ये आपका डीएनए है। ये डीएनए क्या बनाता है, ये डीएनए आरएनए बनाता है। इस आरएनए को हम कहते हैं एचएनआरएनए, ठीक है। ये क्या होता है, एचएनआरएनए होता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एचएनआरएनए में कुछ इंट्रॉन्स होते हैं, आई, कुछ एक्सॉन होते हैं, फिर इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन होते हैं। यानी कि एचएनआरएनए में कुछ एक्सॉन सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ इंट्रॉन सीक्वेंसेस होते हैं। लिख देती हूँ यहाँ पर नाम, ठीक है। एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इस एचएनआरएनए में से हम इंट्रॉन सीक्वेंसेस को हटा देते हैं, ठीक है। हम नहीं हटाते, आपकी बॉडी खुद हटाती है, राइट। इसमें से आपके ये इंट्रॉन रीजन जो है इनको हटा दिया और एक्सॉन को वापस जोड़ दिया, इस तरीके से ये बनता है आपका एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब ये आरएनए आपके सेल में बन चुका है। हम क्या करते हैं, अब सेल से इस एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया था, ऐसे ही इस बार हम एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि इसमें सिर्फ वही पार्ट आ रहा है डीएनए का जो कि आरएनए बना रहा है, पूरा डीएनए नहीं आता। मान लीजिए डीएनए का इतने भाग से ये एमआरएनए, एचएनआरएनए बना और एचएनआरएनए से एमआरएनए बना, तो ये इतना ही भाग तो आया, ये वाला भाग तो नहीं आएगा क्योंकि इसने तो एमआरएनए बनाया ही नहीं। आपका पूरा का पूरा डीएनए कभी भी एमआरएनए नहीं बनाता, उसका कुछ भाग बनाता है, ठीक है। जो जीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं, जो जीन एक्टिव हैं, जो काम कर रही हैं, सिर्फ उनका एमआरएनए बनता है, सबका एक साथ नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि देखो आपके हार्ट के सेल्स का काम अलग है, आपकी आंखों के सेल्स का काम अलग है, तो आंखों में अलग टाइम पर अलग जीन एक्सप्रेस हो रही हैं, हार्ट के सेल्स में अलग जीन एक्सप्रेस हो रही हैं। जो जीन एक्सप्रेस हो रही हैं, जीन एक्सप्रेस का मतलब है वो एमआरएनए बना रही है, एमआरएनए से प्रोटीन बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एमआरएनए जो आपको मिलता है वो सिर्फ उन जीन्स का ही मिलता है जो उस टाइम पर उस सेल में एक्सप्रेस हो रही हैं, सबका नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए हमने इस एमआरएनए को ले लिया। अब क्या होता है, इस एमआरएनए में
एक पॉली ए टेल जुड़ा होता है, ये हमें पता होता है। ठीक है, इसमें क्या जुड़ा होता है? पॉली ए टेल जुड़ा हुआ होता है। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्राइमर बनाएंगे जो कि टी 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 वाला प्राइमर होगा। ठीक है, तो जैसे टी टी वाला प्राइमर आएगा वो ए के साथ क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, है ना। जैसे यहाँ पर बाइंड हो गया, ये काम तो हो गया। अब हमें एक एंजाइम चाहिए जो इस mRNA से डीएनए बना सके। ठीक है, उस एंजाइम का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये काम करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इस एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि mRNA से डीएनए बना सकता है। अगर यहाँ पर ए है, सॉरी, ठीक है, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या होगा, टी होगा। यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा। यहाँ यू है तो यहाँ पर ए होगा। ठीक है, यहाँ सी है तो यहाँ जी होगा। ऐसे करके ये पूरा डीएनए बना लेता है। ठीक है, अब ये क्या बन गया है? ये एक हाइब्रिड बन गया है। इस हाइब्रिड में क्या है? इस हाइब्रिड में आरएनए भी है और डीएनए भी है, तो हम इसको बोलते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड। ठीक है, तो ये हाइब्रिड बन गया है। अब इस हाइब्रिड में हम क्या करेंगे, आरएनएज डालेंगे। आरएनएज क्या करता है? आरएनए को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो हमारे आरएनएज डालने से क्या होता है? आरएनएज डालने से ये आरएनए जो है ये डाइजेस्ट हो जाता है और केवल आपका डीएनए बच जाता है। ठीक है, ये आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड बच गया। अब आप कहेंगे मैम एक ही स्ट्रैंड क्यों? हमारे डीएनए में तो 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा स्ट्रैंड कैसे बनेगा? दूसरा स्ट्रैंड ऐसे बनता है कि आपका ये जो स्ट्रैंड है थोड़ा सा अपने आप ही नीचे मुड़ जाता है, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा मुड़ा है ना, ये फिर से प्राइमर का काम करता है। तो यहाँ पर आके जुड़ता है आपका आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर जुड़ता है आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर देता है। ये भी बन गया। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम 2 स्ट्रैंड ऐसे जुड़े हुए थोड़ी ना होते हैं। तो एक और एंजाइम आता है विच इज योर एक्सोन्यूक्लिएज, S1 एक्सोन्यूक्लिएज। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? कट लगाना डीएनए में। तो वो एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पर कट लगाता है, यहाँ पर। ठीक है, और न्यूक्लियस एंजाइम, और कट लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलता है? एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाता है, इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं सी डीएनए। ठीक है, कॉपी डीएनए। तो ये सी डीएनए हमने कहाँ से बनाया है? एमआरएनए से बनाया है। सबसे पहले एमआरएनए में एक प्राइमर डालेंगे टी वाला, और एक एंजाइम डालेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए बनाएगा एमआरएनए से। ठीक है, अब इस एमआरएनए को हमें हटाना होगा, तो एमआरएनए को हटाने के लिए आरएनएज एंजाइम डालेंगे। वो इस एमआरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, डीएनए स्ट्रैंड अकेला रह जाएगा। फिर डीएनए स्ट्रैंड खुद थोड़ा सा नीचे से मुड़ता है, प्राइमर का काम करता है, और तीसरा एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज, जो उसको एक्सटेंड करके पूरा करता है। फिर आता है चौथा एंजाइम S1 न्यूक्लियस एंजाइम, जो इसमें कट लगाता है और इसको सी डीएनए बनाता है, कॉपी डीएनए बनाता है। अब इस कॉपी डीएनए को वेक्टर में डाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सी डीएनए है। ये सी डीएनए कहाँ है? इस जीन का डीएनए है। अगर ये ए जीन है तो ये ए जीन का ही डीएनए है, क्योंकि ए जीन से क्या बना? एचएनआरएनए बना, एचएनआरएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से दोबारा हमने डीएनए बनाया है। ठीक है, तो इससे सिर्फ फर्क क्या है? मैम वहीं से एक्सट्रैक्ट कर लेते, इतना लंबा जाने की क्या जरूरत थी? ताकि हमें पता चले कि एक सेल में कौन सी जीन कब एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, और इसको वेक्टर में डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सी डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। ऐसे मैंने आपको एक एमआरएनए का बताया है, लेकिन एक सेल में बहुत सारे एमआरएनए होते हैं, उन सब का सी डीएनए बनाया जाता है, और उन सी डीएनए को अलग अलग वेक्टर में डालकर रखा जाता है, बिल्कुल जीनोमिक की तरह ही। बस फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ वो रीजन आता है डीएनए का जो एक्सप्रेस होता है, जो जीन है जो प्रोटीन बना रही है ना। जो जीन प्रोटीन नहीं बना रही, या जो डीएनए जीन का पार्ट ही नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आता है। जीनोम में सारा पार्ट आता है, वहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशन वाला ही नहीं बल्कि पूरा पार्ट आता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है आपका सी डीएनए लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी में।
चलिए, तो एक बार यहाँ पर भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये काम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, ठीक है। आपका जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, डीएनए से डीएनए बनाता है, लेकिन रिवर्स पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो एमआरएनए से भी डीएनए बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इस तरीके से देखिए, ये आपका एमआरएनए है। एमआरएनए के लास्ट में पॉली ए टेल होती है। पॉली टी टेल का हमने प्राइमर डाला, ये पूरा एक्सटेंड हो गया। अब हम एमआरएनए में आरएनएज डालेंगे, वो एमआरएनए को डिग्रेड कर देगा। एक स्ट्रैंड बचा, ये एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज की मदद से खुद बना लेगा, ठीक है। तो इसको हम cDNA कहते हैं। और इस cDNA को अगर वेक्टर में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा cDNA लाइब्रेरी बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी भी कंप्लीट हुई। इस तरीके से ये मुड़ता है, मुड़ के अपने आप जो है यहाँ स्ट्रैंड बनाता है। फिर इस स्ट्रैंड का ये जो भाग है जो जुड़ा हुआ है, ये S1 न्यूक्लियस एंजाइम इसको काट देता है और ये नॉर्मल डीएनए बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो डीएनए क्लोनिंग या हम जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं इनको कैसे क्लोन करते हैं, ये आपके फ्रेगमेंट्स हैं। फ्रेगमेंट्स को हम क्या डालेंगे, वेक्टर में डालेंगे। वेक्टर में डाल के इसको हम क्या करेंगे, किसी भी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करेंगे पेट्री प्लेट में, और उनको हम अपनी लाइब्रेरी में रख देंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है cDNA लाइब्रेरी का। वही सेम चीज़ यहाँ पर जो है आपकी अलग ढंग से बताई हुई है। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन इज मेनली यूज्ड फॉर। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन मेनली किस लिए इस्तेमाल होता है? तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन यील्ड इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है, क्वालिटी ट्रेट के लिए होता है, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए होता है, या सिर्फ फिनोटिपिक सिलेक्शन के लिए होता है? ज़्यादातर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हम मोनोजेनिक ट्रेट के लिए करते हैं, जो एक ही जीन से गवर्न होता है, क्योंकि उसे आसान होता है सेलेक्ट करना, ठीक है। और मेनली हम इसमें डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट आंसर, डिजीज रेजिस्टेंस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following is a rice variety developed through mass for bacterial leaf blight resistance? इनमें से राइस की, धान की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का इस्तेमाल करके बनाई गई है और वो लेट ब्लाइट से रेजिस्टेंस है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बार बार निकल रहा है मुझसे, लेट ब्लाइट से रेजिस्टेंस है। ये क्या होगा आपका, ये आपका IR64 होगा, स्वर्णा सब 1 होगा, इम्प्रूव्ड सांभा महसूरी होगा, या MTU 1010 होगा, ठीक है। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन से ब्लाइट, सॉरी लीफ ब्लाइट होना चाहिए, लेट ब्लाइट पढ़ रही हूँ मैं उसको। लीफ ब्लाइट जो है, इसके लिए रेजिस्टेंट प्लांट हमने मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का इस्तेमाल करके बनाया, और इसके जो वैरायटी हमने डेवलप की उसका नाम था इम्प्रूव्ड सांभा महसूरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल? मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में कौन सी चीज जरूरी है? क्या एक पेस्ट का अटैक होना जरूरी है? क्या फिनोटिपिक स्क्रीनिंग जरूरी है? क्या मॉलिक्यूलर मार्कर जरूरी है? या फिर टिश्यू कल्चर जरूरी है? कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल? इनमें से कौन सा एसेंशियल है? मॉलिक्यूलर मार्कर्स का होना एसेंशियल है, क्योंकि आप मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में प्लांट टिश्यू का कोई काम नहीं है, डीएनए लाइब्रेरी में जरूर है, ठीक है। फिनोटिपिक स्क्रीनिंग करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, बट नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पेस्ट अटैक हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर आपका राइट या सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा? आप कोई आपसे पूछे चाय पत्ती में चाय बनाने के लिए क्या मेन इंग्रेडिएंट है, भाई चाय बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट पानी और पत्ती है, बाकी सब सेकेंडरी है, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, तो सी मॉलिक्यूलर मार्कर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी तरीके से आपका, राइस की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो सबमर्जेंस टॉलरेंस है, यानी कि डूब भी जाए तो कुछ दिनों तक उसमें टॉलरेंस है, सहनशीलता है, वो आपको फिर भी अच्छी पैदावार दे देती है, और ये मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के द्वारा ही बनाई गई है। तो ये है आपकी स्वर्णा सब 1, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्वर्णा सब 1। ये भी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन से बनाई गई है, और किस लिए बनाई गई है? सबमर्जेंस टॉलरेंस बनाई गई है, ठीक है, ताकि जल भराव हो तब उसको भी वो सहन कर जाए, उसमें सहनशीलता जो है ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मास, इनमें से कौन सा मास यानी कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का एडवांटेज नहीं है, लाभ नहीं है। फास्टर सिलेक्शन, इससे जो चयन की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन, सही तरीके से आप जो है चयन कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हाई कॉस्ट, इसकी जो लागत है वो ज़्यादा होती है। अर्ली जनरेशन सिलेक्शन, आप F2 से ही एफिशिएंटली सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए हाई कॉस्ट ज़रूर होती है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में, बायोटेक्नोलॉजी में कॉस्ट ही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो हाई कॉस्ट क्या है यहाँ पर, इसका डिसएडवांटेज है, वो इसका एडवांटेज हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। cDNA लाइब्रेरी कंटेन्स, एक cDNA लाइब्रेरी में क्या होता है, क्या उसमें केवल इंट्रॉन्स होते हैं, क्या केवल उसमें एक्सॉन्स होते हैं, उसमें होल जीनोम पूरा जीनोम होता है, या फिर RNA सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए cDNA लाइब्रेरी में क्या होता है, इंट्रॉन्स हट चुके हैं और mRNA से DNA बनाया गया है, यानी कि सिर्फ एक्सॉन से DNA बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। A genomic library represents, एक जीनोमिक लाइब्रेरी क्या दर्शाती है, एक्सप्रेस्ड जीन ओनली, जो भी आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन काम कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, केवल उन्हीं को दिखाती है। ओनली न्यूक्लियर डीएनए, सिर्फ न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए है पूरे को दर्शाती है। एंटायर जीनोम, पूरे जीनोम को ही दर्शाती है। या फिर cDNA सीक्वेंसिंग, या फिर cDNA के ही सीक्वेंस को दर्शाती है। तो जब भी हम जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करेंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी पूरा एंटायर जीनोम दर्शाती है, चाहे वो न्यूक्लियस का है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट का है। ठीक है, पूरे जीनोम को दर्शाती है आपकी क्या, जीनोमिक लाइब्रेरी। Which enzyme is used to synthesize cDNA from mRNA? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि mRNA से DNA बना सकता है? हमने तो आज तक यही सुना था कि DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है, जहां पर RNA से DNA बनाया जा रहा है। तो ये उल्टी गंगा बह रही है एक एंजाइम की मदद से, जिस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब आरएनए से डीएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो उसके लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सी। Which of the following is not required to create genomic library? इनमें से कौन सा हमें एक जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए नहीं चाहिए होता है? तो देखिए जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए जीनोमिक डीएनए तो चाहिए ही होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी चाहिए जो उसको कट कर सके। एमआरएनए नहीं चाहिए होता। एमआरएनए हमें कब चाहिए होता है, हमें डीएनए लाइब्रेरी बनाने के लिए एमआरएनए चाहिए होता है। सो सी, एमआरएनए विल बी द राइट आंसर। The main difference between cDNA and genomic library is, cDNA और genomic library के बीच मेन अंतर क्या है? तो जीनोमिक लाइब्रेरी में जहां हमारा पूरा जीनोम होता है, cDNA में केवल वो जीन्स होते हैं, वो भाग होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, जो mRNA बना रहे हैं, जो एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर टाइप का कोई चक्कर नहीं है। सोर्स ऑफ डीएनए, एक में mRNA लिया जाता है और उससे डीएनए बनाया जाता है, और एक से पूरा जीनोम लिया जाता है और उससे बनाया जाता है। तो लाइब्रेरी का जो सोर्स ऑफ डीएनए है वो क्या है, अलग अलग होता है। जीनोमिक लाइब्रेरी में अलग होता है, cDNA लाइब्रेरी में अलग होता है। नेक्स्ट आते हैं, Which one is used to identify expressed gene in a specific tissue? एक पर्टिकुलर टिश्यू में कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये आपको कैसे पता चलता है? जीनोमिक लाइब्रेरी की मदद से, cDNA लाइब्रेरी की मदद से, क्रोमोसोम पेंटिंग की मदद से, या साउदर्न ब्लॉटिंग की मदद से। एक जीन में जितने, एक सेल में जितने भी जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, मेरे स्किन के सेल में अलग जीन एक्सप्रेशन है, मेरी आंखों के सेल में अलग जीन एक्सप्रेशन है, मेरे दिल के सेल्स में अलग जीन एक्सप्रेशन है। किस सेल में कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसमें मुझे क्या करना होगा, उस सेल को निकाल करके उससे उसका mRNA एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो मुझे पता चलेगा उसमें कौन से mRNA, मतलब कौन सी जीन जो है एक्सप्रेस हो रही हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, cDNA लाइब्रेरी कहते हैं, क्योंकि वो भी mRNA से ही बनाई जाती है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मास इन प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग में मास की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है और आप सब लोगों को अभी तक पता भी होगा। ठीक है, तो ये है आपका मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। कभी कभी मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग भी आ जाता है ना, तो आपको अलग अलग मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग यानी कि MABC भी पूछ लिया जाता है, तो मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग उसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज अ जीन पिरामिडिंग? जीन का पिरामिड बनाना है ना, जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है ना, लोग होते हैं ना पिरामिड बनाते, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और मटकी फोड़ते हैं, ऐसे ही जीन पिरामिडिंग भी होती है। जीन पिरामिडिंग क्या है? बहुत सारी जीन्स को हम एक ही प्लांट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पर 4 प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट में रेजिस्टेंट जीन R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3 है, इसमें R4 है। हम R1 को भी इस प्लांट में डालते हैं, R2 को भी डालते हैं, R3 को भी, R4 को भी। अलग अलग प्लांट से जीन्स हम एक प्लांट में डाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कर्स असिस्टेड सिलेक्शन का इस्तेमाल करके, तो इसको हम क्या कहते हैं? जीन पिरामिडिंग कहते हैं। ठीक है, जीन पिरामिडिंग का मतलब क्या होता है? अलग अलग रेजिस्टेंट जीन एक ही जगह एक ही प्लांट में ऐड करना। ठीक है, एडिंग मल्टीपल रेजिस्टेंट जीन्स इनटू वन जीनोटाइप। एक ही जीनोटाइप में मल्टीपल रेजिस्टेंस जीन जो है इसमें ऐड की जाती हैं। मास इज प्रिफर्ड इन विच स्टेज ऑफ ब्रीडिंग? मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन ब्रीडिंग की किस अवस्था या स्टेज पर इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, पहले P1 होता है, P2 होता है, उनका क्रॉस होता है, F1 होता है। F1 में आप कभी भी कोई सिलेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, करते कब है? अर्ली जनरेशन में करते हैं। अर्ली जनरेशन मतलब F2 के बाद कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा C, अर्ली जनरेशन और F2 सिलेक्शन। Which type of library includes both coding and non-coding region? ऐसी कौन सी लाइब्रेरी होती है जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों पाए जाते हैं? कोडिंग रीजन क्या होता है? कोडिंग रीजन आपके डीएनए का वो पार्ट है जिससे mRNA बन रहा है। ठीक है, इसको कोडिंग रीजन कहते हैं। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें कोडिंग रीजन भी है और नॉन कोडिंग रीजन भी है, यानी कि पूरा का पूरा डीएनए जब कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। केवल कोडिंग रीजन पूछा जाता तो आंसर सी डीएनए लाइब्रेरी होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? सी, यानी कि जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है, so that's all from the library and your marker assisted selection. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो CRISPR-Cas9 और एलिसा पर होगा। ये थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई होप आप सभी लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। अगर IBPS AFO के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 16 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, IBPS AFO टारगेटेड बैच। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर। एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस पर आपको 27 मंथ्स की वैलिडिटी और 81% ऑफ एप्लीकेशन पर मिल रहा है। कैसे इन बैचेस में एनरोल करना है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हमने गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है। सेम हम एप्लीकेशन से कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन करके गवर्नमेंट एग्जाम्स में एग्रीकल्चर ऑप्शन को चुनिए। ठीक है, ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर में बहुत सारे आपको आपके कोर्सेज दिखाई देंगे। ये आपका IBPS AFO का कोर्स है टारगेट बैच, जिसकी 12 मंथ्स की वैलिडिटी होगी। एंड यहाँ बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करके यहाँ कूपन कोड डालेंगे ताकि आपका जो डिस्काउंट है वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, बट कुछ राइट, तो यहाँ पर आप डालेंगे Y448A और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आपने इस कोड का इस्तेमाल किया यहाँ पर Y448A, यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। 2599 में आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, टारगेट बैच में, और IBPS AFO का एक कंप्लीट फुल क्विक रिवीजन कर सकते हैं विद योर एग्रीकल्चरल टीम। एक पूरा बैच है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अपने अगली ही क्लास में जहाँ पर हम एलिसा और क्रिस्पर के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी को IBPS AFO में पढ़ के जाना मत भूलिएगा।